Hello guys, welcome to our channel Reborn One Extra Chance Part 2. Chapter 11 हैंडसम लड़का। अल्पविराम। आज उस बात को सालों बीत गए थे। उसके बाद उसने एक बिजनेस कॉलेज में एडमिशन लिया जो कि देश का 9.1 कॉलेज में शामिल था। वहाँ उसके दो दोस्त बने जिसे उसने अपनी फैमिली और टीम बना लिया। विशु और सिद्ध, कारवी शुक्ला, करण शुक्ला, विशाखा शर्मा, अपने परिवार की छोटी बेटी सिद्धार्थ जो कि एक अनाथ था, और कारवी और करण सिंगल पेरेंट चाइल्ड थी। उनकी मॉम बचपन में ही गुजर गई। वहीं डैड अब विदेश में एक साइंटिस्ट थे। वही शर्मा फैमिली आज भी गांव में रहती थी। विशाखा की बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और उसके बड़े भाई की भी। इनका ग्रुप कॉलेज के टाइम्स से ही काफ़ी प्यारा था। वो एक दूसरे के बहुत करीब थे। इनके अलावा निराली ज़्यादा किसी से बात नहीं करती थी और ग्रुप में करण और विशाखा एक कपल थे। वहीं कारवी भी सिद्ध को पसंद करती थी। कॉलेज ख़त्म होते होते पसंद प्यार में बदल गई, जिसकी खबर सिद्ध को नहीं थी। वही सिद्ध और विशाखा निराली के साथ उसकी कंपनी में असिस्टेंट और वाइस प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। तो वही करण की अपनी लॉ फर्म है, तो वही कारवी का फैशन स्टूडियो। उसने स्पोर्ट्स हो या कुछ और हमेशा गोल्ड मेडल पर अपनी दावेदारी प्रस्तुत की। दुनिया की ऐसी कुछ एनर्जी जब बनाई जिससे आने वाले समय में सब कुछ उतना खराब ना हो जितना उसने अपने वक्त में देखा था, जबकि ये समय उस समय से काफ़ी हरा भरा और शुद्ध था। उसे पिछले साल ही बेस्ट बिजनेस पर्सन और यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिला था। उसका सब नाम ही जानते थे। उसको काफ़ी कम लोगों ने देखा था। उसकी कंपनी, उसकी वर्किंग पार्टनर्स और उसके दोस्त, इनके अलावा दुनिया के लिए वो अभी भी एक मिस्ट्री थी। आज 2 साल बाद वो दुनिया की रिचेस्ट वुमेन थी। लोग उसे अपनी इंस्पिरेशन की नज़रों से देखा करते थे। इस दुनिया से करीबन 98 साल आगे की दुनिया देखने का फ़ायदा तो था ही, उसके साथ ही इस दुनिया का बेस्ट सिस्टम भी उसके साथ था। कई दिनों से, या कहूँ जब से 2024 शुरू हुआ है, तब से वो उस बारे में फिर से सोचने लगी है कि उसका यहाँ आना ठीक था या नहीं। उसकी लाइफ आगे कैसी होगी। आखिर नॉवेल स्टार्ट होने वाली थी और वो कल का दिन था जब वो अपनी फैमिली से मिलने वाली थी, और उस खास इंसान से भी। वो इस बारे में सोच रही थी, क्या उसे उन लोगों से ना मिलकर अपने तैयार होने वाले दुश्मनों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनने से रोकना है या आगे बढ़ना है। लेकिन बड़े बड़े मसले हल करने वाली लड़की को इस बात कोई जवाब नहीं मिला, तो उसने ये किस्मत पर ही छोड़ना बेहतर समझा। वो सब दोस्त साथ में बैठे थे। कारवी अंडस्को, यार निराली तू किस गहरी सोच में डूबी हुई है। इतना तूने अपने ग्रेजुएशन पर भी नहीं सोच रही थी। करण, तू इससे पूछ ना इसे क्या हुआ है। करण, तू पूछ रही है ना तो उसे बोलने तो दे। सिद्ध, हाँ निराली, क्या कोई प्रॉब्लम है। तभी विशाखा क्यों पीछे रहती, उसने भी बोल दिया। हाँ, क्या पता हम कोई मदद कर पाए। निराली, ज़्यादा कुछ नहीं, बस मुझे लग रहा है कि कल से मेरी जिंदगी में कोई नया चैप्टर ऐड होने वाला है। कारवी, ओह, इतना बोलकर वो रुक जाती है। फिर अचानक से उसे कुछ ध्यान आता है। 1 मिनट, लेकिन तुझे कैसे पता और कौन सा चैप्टर ऐड होने वाला है। निराली, वो तो आने वाला कल ही बताएगा। चलो चलकर सो जाओ, बहुत देर हो चुकी है। सब एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर निकल गए। अगली सुबह ये पांचों के पांचों लोग एक ही विला में रहते थे। करण और विशाखा इंगेज्ड थे तो उनके कमरे पास पास थे। तो वही कारवी का रूम 2nd फ्लोर पर था, तो वही सिद्ध का रूम ग्राउंड फ्लोर पर था और निराली का रूम 3rd फ्लोर पर। सबको एक तरह से पूरा अपना अपना फ्लोर मिला हुआ था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर सब लोग एक्सरसाइज करने ग्राउंड फ्लोर पर ही आते थे और वही साथ में एक्सरसाइज करते हैं। सब लोग साथ में एक्सरसाइज कर तैयार होकर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए थे। वो पांचों परिवार की तरह ही रहते थे। निराली इस घर की हेड और समझदार इंसान। असल में कहे तो निराली की आत्मा एक 30 साल की लड़की की थी, जो कि 18 साल की लड़की के शरीर में आ गई थी। मगर उसकी उम्र इन सब से छोटी थी अभी के लिए, क्योंकि उसने काफ़ी जल्दी अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली थी। वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी। वहीं करण और विशाखा मॉम डैड की तरह थे, तो वही सिद्ध और कारवी बच्चों की तरह जैसे अभी चिल्ला चिल्ला कर नाश्ता मांग रहे थे। और वहीं निराली लायुना के साथ बिजी थी। वो फ़ोन पर ही लायुना को आए असिस्टेंट के रूप में ज्वाइन करवा लिया था और वो नॉवेल के शुरू होने के बारे में बात कर रही थी। और करण और विशाखा किचन से ब्रेकफास्ट लेकर आ रहे थे, जो कि उन्होंने नहीं बनाया था। करण, निराली, आज तुम कुछ ज़्यादा ही सिंपल तरीके से तैयार हुई हो, ऐसा क्यों, आज कुछ अलग है।
निराली, नहीं करण बस थोड़ा लेजी फील कर रही थी इसलिए थोड़ा सिंपली तैयार हो गई। सब ने नाश्ता किया और अपने अपने ऑफिस जाने लगे। अभी करण और कार्वी दूसरी तरफ जाने के लिए मुड़े ही थे और दूसरी तरफ विशाखा, सिद्ध और निराली। तभी करण भागते हुए वापस आया और विशाखा के चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे को चूम लिया और उसे गले लगाकर बाय लाइट अपना ध्यान रखना, इतना कहकर फिर से कार्वी के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कार की तरफ चला जाता है। तो वही विशाखा, सिद्ध और कार्वी अभी भी शॉक थे। उनके साथ हुआ क्या? तो वही निराली के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान थी। उसे ख्याल आया, क्या वो शख्स भी इसी तरह उससे प्यार करेगा या नहीं? शायद और कुछ देर बाद वो टाइम होगा जब वो उससे कहीं ना कहीं मिलेगा। वो तीनों भी एक बेंटले में बैठकर निकल जाते हैं जिसे विशाखा चला रही थी और निराली पैसेंजर सीट पर बैठी हुई थी और सिद्ध विशाखा के बाजू में। विला से बाहर निकलते ही कुछ गाड़ियां आगे से तो कुछ गाड़ियां पीछे से उसे घेर लेती हैं, जो कि उनके बॉडी गार्ड सकी होती है। जब वो कंपनी पहुंचती है और अपनी केबिन में बैठी होती है, वही सिद्ध उसके लिए कॉफ़ी लेने गया हुआ था और उसका फ़ोन वही रह गया था। तभी उस पर उसे रिसेप्शन से कॉल आता है कि कुछ लोग आए हुए हैं और वो हमारी बॉस की फ़ोटो दिखा रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, क्या उन्हें ऊपर भेज दूँ? नहीं, मैं नीचे आती हूँ। इतना कहकर निराली ने फ़ोन कट कर दिया। वही अपनी बॉस की आवाज़ सुन रिसेप्शनिस्ट हैरान हो गई, फिर जवाब सोचकर शांत हो गई। जब निराली लिफ्ट से नीचे आई तो सबसे पहले उसकी नज़र एक हैंडसम लड़के पर पड़ी। 6 फीट हाइट, गहरी नीली आंखें, प्यारी सी नाक किसी क्यूट चॉकलेट बॉय की तरह, शाइनी बाल और थोड़े ज़्यादा लंबे भी और चेहरा एक्सप्रेशनलेस। उसे देखकर न जाने क्यों आज पहली बार निराली किसी को देखती रह गई। कौन होगा वो शख्स? कौन थे वो लोग जो निराली से मिलने आए थे? चैप्टर 12 परिवार। खूबसूरत प्यार के तराने लिखी परियों की कहानियाँ, सपने महलों के दिखाए, घर प्यार से सजाने के लिए वादे, आज़ादी का जश्न मनाती ये परियाँ बिना पूछे सांस भी नहीं ले सकती। अब तक हमने देखा कैसे निराली के अपने ऑफिस पहुंच जाने के बाद उसे कुछ लोगों के आने की खबर मिलती है। तभी निराली जब लिफ्ट से नीचे आती है तो उसकी नज़र एक लड़के पर टिक जाती है, लेकिन वो रुकने की बजाय चलती ही जाती है। वो लड़का भी कुछ ख्यालों में खोया हुआ था तो उनकी टक्कर हो जाती है और उस लड़के का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो नीचे गिरने को होता है तो निराली झट से उसका कॉलर पकड़ के अपने ओर खींचती है और उसे सीधा खड़ा कर देती है। लड़का, थैंक यू। अभी तक उसका ध्यान निराली पर नहीं गया था। जब उसकी नज़र निराली पर पड़ती है तो वो भी एक पल के लिए सब कुछ भुलाकर उसमें खोसा जाता है। निराली, वेलकम। इतना कहकर वो आगे बढ़ने को होती है तो कुछ सोचकर वो लड़का अपना हाथ आगे बढ़ाता है। लड़का, निर्वाण सूर्यवंशी। उसका नाम सुनकर निराली एक पल के लिए ठिठक गई। ये वही नाम तो था जिसके बारे में वो कई दिनों सोच रही थी। उसने उससे मिलने की उम्मीद तो थी पर इतनी जल्दी और ऐसा तो बिल्कुल नहीं। जब निराली को उसने वैसे ही खड़े पाया तो वो हैरान रह गया क्योंकि किसी ने आज तक उसे कभी इस तरह से इग्नोर नहीं किया था। तभी निराली अपने सोच से बाहर आई और अपना हाथ आगे बढ़ाकर निर्वाण से हाथ मिला लिया। निराली, निराली, निराली नाम है। ये सुन निर्वाण के चेहरे के भाव हल्के से बदले जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया, मगर निराली ने ये देख लिया पर फिर भी ये इस बात को इग्नोर किया। निर्वाण, और आपका सरनेम? निराली, मेरा कोई सरनेम नहीं है। निर्वाण, ओह निराली, जब अब जान पहचान हो चुकी तो क्या हम जा सकते हैं अब? हमारा कुछ लोग इंतजार कर रहे हैं। निर्वाण, हाँ बिल्कुल। जब निराली आगे चलने लगी तो निर्वाण भी उसके पीछे पीछे चलने लगे। ये बात निराली ने महसूस की मगर उसने इसे जताया नहीं और आगे बढ़ती रही। तभी कुछ कुछ दूरी पर उसे कुछ लोग दिखे। वो सब कुछ 6-7 लोग दिख रहे थे। निराली उनके पास चली जाती है। निराली, आप कौन? और आप हमसे क्यों मिलना चाहते हैं? तभी एक मिडिल एज महिला आगे आती है और निराली का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाकर सोफे पर बिठाती है। महिला, हमारा नाम काशवी भार्गव है और हम मतलब आपसे बात करना चाहते हैं। हम जो आपसे कहना चाहते हैं उसे सुन आपको शायद इस पर विश्वास ना हो और हम जानते हैं ये आसान भी नहीं होगा, लेकिन आप प्लीज़ इसे समझने की कोशिश करना। आप करेगी ना? निराली, मैम पहले आप बताए तो सही की बात क्या है। वो अभी भी शांत थी। काशवी जी, बेटा हम आपकी माँ है और आप हमारी बेटी है। हमने आपको जन्म दिया है।
तभी सिद्ध बाहर से वही आकर पहुंच गया और उसने भी ये बात सुनी। वो हैरान परेशान नज़रों से निराली को देखने लगा। निराली, क्या डीएनए टेस्ट रिपोर्ट है? उसकी बात सुन। एक लड़का उसके पास आता है और उसके हाथ में एक फाइल देता है। वो उस फाइल को लेती है, एक नज़र उस पर डालती है और वो फाइल सिद्ध की तरफ बढ़ा देती है। उसे किसी लड़के के करीब देखकर वहां खड़े सारे लड़के जलने लगते तो वही वहां खड़ी एक लड़की जलन से निराली को घूर रही थी, पर निराली काफ़ी शांत लग रही थी। उसे इस तरह से देखकर बता पाना काफ़ी मुश्किल था वो क्या सोच रही थी और कैसा महसूस कर रही थी। वो खुश थी, दुखी थी या कुछ और कुछ कहा नहीं जा सकता था। सिद्ध ने एक नज़र सीरियसली उस फाइल में रखे डॉक्यूमेंट को देखने के बाद उसने निराली की तरफ देखा। सिद्ध, निराली ये सच कह रहे हैं। अब निराली, तो अब आप क्या चाहते हैं? उसने उन लोगों की तरफ देखते हुए कहा। एक बुजुर्ग आदमी आगे आए। बुजुर्ग आदमी, हम अपनी बेटी को घर वापस लेने आए हैं। निराली, तो उससे पहले क्या आपको ये नहीं बताना चाहिए कि हम आपसे अपने घर से दूर कैसे हुए थे? काशवी जी, बेटा हॉस्पिटल में आप किसी और बच्चे से बदल गए थे। ये कहते हुए उसने अपने पास खड़ी लड़की की तरफ देखा और आगे कहने लगी, कुछ दिन पहले तेरे डैड का एक्सीडेंट हो गया था और तुमने हमारी फर्म में ब्लड डोनेट करवाया था। तब किसी का ब्लड ग्रुप भी आपके पापा से मैच नहीं कर रहा था, तब आपका ब्लड मिला। तब डॉक्टर ने उसे हमारी बेटी बताया और तुम्हारी जगह चेंज हुई। सारिका हमारी बेटी नहीं है। उसकी बात सुन निराली शांति से उनकी ओर देखने लगी और उनसे सवाल किया। निराली, आपने कहा कि मैं किसी परिवार की बच्ची से बदल गई थी, तो मैं अनाथ आश्रम में क्यों थी? उसका सवाल सुन सब उसे देखने लगे। वहां शांति छा गई। वहीं सारिका के आंखों में बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। तभी वही लड़का जिसने वो फाइल दी थी, वो कहने आगे आया। लड़का बहुत ज्यादा हैंडसम और मेनली लग रहा था। लड़का, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और मेरा नाम अथर्व भार्गव है। हम पता करेंगे कि तुम आश्रम कैसे पहुंची, और अगर इसमें किसकी कोई साजिश हुई तो हम उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी बात के बाद सब अब निराली की तरफ देखने लगे और उसके सवाल के जवाब का इंतजार करने लगे। निराली, ठीक है, पर मैं ऐसे ही डायरेक्ट शिफ्ट नहीं हो सकती। मैं अपने दोस्तों के साथ रहती हूँ। मैं हफ्ते में 2 दिन या 3 के लिए वहाँ रह लूँगी। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है। और वैसे आप जानते हैं कि हम अब 20 साल के हो चुके हैं और अपने फैसले खुद लेने की काबिलियत रखते हैं। क्या निराली की बात मान जाएगी भार्गव फैमिली? क्या सारिका का भार्गव फैमिली में आना इतना सिंपल था जितना दिखता है? चैप्टर 13, भार्गव खानदान में वापसी। निराली की बात सुन सब उस बुजुर्ग आदमी की तरफ देखने लगे। वो बुजुर्ग, हम आपके दादाजी हैं। हमारा नाम विश्वनाथ भार्गव है और आपके दोस्त, यानी कि इतना कहकर वो सिद्ध की तरफ देखने लगे। उनकी बात पर वहां के माहौल में एक गर्मी छा गई थी। उनकी बात का मतलब सवाल सुन निराली की भवें आपस में जुड़ गई। वही सिद्ध के चेहरे पर भी नाखुशी थी। निराली, हम 5 लोग साथ में रहते हैं, 3 लड़कियां और 2 लड़के, और वो मेरे दोस्त हैं। और अगर मेरा कोई पार्टनर होता तो भी मैं अपने फैसले लेने का हक रखती हूँ। हमारे रिश्तों पर सवाल उठाने का किसी को कोई हक नहीं है। उसकी इतनी सीधी और दमदार आवाज में बात सुन हर कोई सदमे में उसे देखने लगा। उसका ऑरा तो वैसे ही बहुत पावरफुल था, उसकी बातें बहुत तेज थी। तभी एक मिडिल एज आदमी ने उस बुजुर्ग आदमी यानी कि दादाजी से कहा, अंडरस्को, ये तो बिल्कुल माँ पर गई है। भार्गव फैमिली की प्रिंसेस पर यही एटीट्यूड सूट करता है। उसका जवाब सुन दादाजी पहले तो हैरान रह गए, फिर ने एक राहत भरी सांस ली। फिर दादाजी ने कहा, वैसे तो हम आपको अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहे, पर आप अगर ये नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, हम आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेंगे। आप कुछ दिन हमारे साथ और कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ रह सकती है। थोड़ी देर में सब एक एक कर निराली से मिलकर वहां से चले जाते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ भार्गव फैमिली। विश्वनाथ भार्गव, हेड ऑफ फैमिली, निराली के दादाजी। ये काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी है। ये अपने टाइम में भार्गव मल्टीनेशनल के फाउंडर और सीईओ रह चुके थे। गीतांजलि भार्गव, ये है हेड ऑफ हाउस। गीतांजलि की दादी माँ ये काफ़ी मस्त मौलाना और मस्तीखोर इंसान है और ये एक एस्ट्रोलॉजिस्ट थी। इनकी कुछ आदतें बिल्कुल प्रिंसेस की तरह है, क्योंकि इनकी फैमिली और भार्गव फैमिली रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी।
आदित्य भार्गव, ये हैं भार्गव फैमिली के बड़े बेटे और निराली के पिताजी। ये काफ़ी जेंटल पर काफ़ी डिसिप्लिन इंसान थे। ये अपने टाइम में एक ब्रिलियंट आर्किटेक्ट और सीईओ ऑफ भार्गव मल्टीनेशनल रह चुके हैं। काशवी भार्गव, निराली की माँ और भार्गव खानदान की बहू, ये काफ़ी एलिगेंट और प्यारी है। ये एक फैशन डिजाइनर है जिनका फैशन स्टूडियो दुनिया का जाना माना स्टूडियो है। अथर्व भार्गव, ये भार्गव परिवार के बड़े पोते हैं और भार्गव खानदान के उत्तराधिकारी, यानी निराली के बड़े भाई आदित्य भार्गव और काशवी भार्गव के पहले बच्चे। ये काफ़ी एरोगेंट और मेनली पर्सनैलिटी वाले इंसान हैं और अभी फ़िलहाल यही भार्गव मल्टीनेशनल के सीईओ हैं। अयान भार्गव, ये भार्गव परिवार के दूसरे बेपोते निराली के छोटे भाई आदित्य भार्गव और काशवी भार्गव के दूसरे बच्चे। ये भी काफ़ी एरोगेंट और मेनली इंसान हैं पर काफ़ी इमोशनल भी। ये अभी भार्गव इंटरनेशनल के वाइस प्रेसिडेंट है। अरमान भार्गव, ये भार्गव खानदान के छोटे बेटे हैं। ये एक मिलिट्री में जनरल की पोजीशन पर है। ये काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लगते हैं और इनकी शादी नहीं हुई है क्योंकि ये जिस लड़की से प्यार करते थे उस लड़की की शादी उसके घर वालों ने ज़बरदस्ती किसी और से कर दी। उसने रोकने बहुत कोशिश की पर वो कुछ नहीं कर पाई तो उसने खुदकुशी कर ली। जब ये सब हो रहा था तब हीर जी विदेश में पढ़ रहे थे, इसलिए उन्हें इस बारे में पता चलने तक बहुत देर हो चुकी थी। फिर भी वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए और कभी शादी ना करने का फैसला किया। सुप्रिया प्रताप सिंह, ये भार्गव खानदान की गोद ली हुई बेटी है और इनकी शादी इनकी शाफी हो चुकी है। ये काफ़ी अच्छी महिला है, यानी निराली की बुवजी। इनकी आभा बेहद सरल है। इनके 2 बच्चे हैं और ये अपने पति और बच्चों के साथ भार्गव विला में ही रहती है क्योंकि उनके पति का कोई परिवार नहीं है और ये राजस्थान की रनिसा है, यानी कि इनके पति राजघराने से ही है। अभय प्रताप सिंह, ये है सुप्रिया जी के पति और भार्गव खानदान के दामाद और निराली के मौसाजी। ये काफ़ी दमदार पर्सनैलिटी के इंसान है जिन्हें गलतियां माफ़ नहीं होती और इनकी और सुप्रिया जी की अरेंज प्लस लव मैरिज है। अहीर प्रताप सिंह, ये सुप्रिया जी और अभय जी के ट्विन बच्चों में बड़े हैं और भार्गव खानदान के नाती और निराली के कजिन ब्रदर है। ये अभी कॉलेज में है और इनकी पढ़ाई चल रही है। ये काफ़ी डैशिंग और अपने लुक्स की केयर करने वाले इंसान हैं। आहान प्रताप सिंह, ये सुप्रिया जी और अभय जी के ट्विन बच्चों में छोटे हैं और भार्गव खानदान के नाती और निराली के कजिन ब्रदर है। ये भी अपने ट्विन ब्रदर की तरह कॉलेज में है और ये काफ़ी शांत और सुलझे हुए इंसान है और बहुत प्यारे भी है, इसलिए घर में सबके लाडले भी। सारिका भार्गव, निराली से बचपन में बदली जाने वाली लड़की, ये अभी कॉलेज में ही है। घर में इनकी हर गलती को नज़रअंदाज किया जाता है क्योंकि सबको लगता था कि ये भार्गव खानदान में 6 पीढ़ियों बाद जन्मी इकलौती लड़की है। ये खुद को काफ़ी नाजुक दिखाना पसंद करती है ताकि लोगों का अटेंशन पा सके, उनसे सिंपैथी हासिल कर सके। सब लोग एक कर वहां से निकलने लगे। वहां पर पूरा भार्गव परिवार नहीं आया हुआ था। निराली को पूरे भार्गव परिवार के बारे में पता था। यहाँ उसके चाचा और दादी नहीं आए थे, बाकी सब मौजूद थे क्योंकि उसकी दादी से उसके पापा का एक्सीडेंट छुपाया था और सारिका का भार्गव फैमिली की असली मेंबर नहीं थी ये भी, और उसके चाचा तो आर्मी में गए हुए थे। पर अभी भी उसका बड़ा भाई अर्थवर और उसके बाजू में वही हैंडसम लड़का निर्वाण सूर्यवंशी खड़ा था। अर्थवर भी वहां से निकलने लगा, उसके साथ निर्वाण भी था। जब निर्वाण और अर्थवर एक साथ निकलने लगे तो निराली ने अनजान बनने का नाटक करने के लिए निर्वाण को देखकर कहा, निराली तुम अर्थवर। निराली, मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और हमारा फैमिली फ्रेंड भी, निर्वाण सूर्यवंशी। क्या तुम इसे जानती हो? क्या जवाब होगा निराली का? क्या होगा जब इस बात की खबर निराली के बाकी दोस्तों को लगेगी? क्या वो इस बात को मानेंगे? चैप्टर 14, निराली का फैसला और सारिका की जलन। अब तक आपने देखा कि निराली से मिलने आया भार्गव परिवार एक एक कर वहां से निकल जाता है और सिर्फ अथर्व और निर्वाण अभी रुके हुए थे। जब अथर्व ने देखा निराली शायद से निर्वाण को जानती है तो वो उसे पूछने से अपने आप को नहीं रोक पाया, जिसके जवाब में निराली ने सिर्फ 2 अभी जवाब दिया। निराली, अभी लिफ्ट से आते वक्त टकरा गए थे, इससे पहले हम नहीं मिले हैं। अथर्व, हम आपका अपने इंतजार करेंगे राजकुमारी। निराली, जी हम जरूर आएंगे और आप हमें निराली बुला सकते हैं। अर्थव, पर आप हमारे घर की प्रिंसेस है तो हम आपको वही कहेंगे ना। निराली, ठीक आप कह सकते हैं। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसकी चुप्पी को अर्थव समझ सकता, आज तक उनकी कोई जान पहचान भी नहीं थी और अब अचानक भाई होना, एक अच्छा बॉन्ड शेयर करना, इतनी जल्दी सब कुछ कैसे हो सकता है? उसके लिए समय लगता है।
अर्थवक तो ठीक है, मैं चलता हूँ, अगर परेशानी हो तो ये मेरा नो है, इस पर कॉल कर लेना। अच्छा बाय राजकुमारी। उसकी बात पर निराली ने हाँ में सर हिलाया और धीरे कहा। निराली, हाँ भाई बिल्कुल, बाय, अपना ख्याल रखना। निर्वाण भी अर्थव के साथ ही वहां से निकल गया। वैसे तो ऐसा लग रहा था कि वो वहां था ही नहीं, इस तरह से वो खामोश था। वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में एक कार तेजी से रुकती है और उसमें से कुछ हद तक एक जैसे दिखने वाले लड़का लड़की निकलते हैं। ये कोई और नहीं, कार्वी और करण थे। वहीं जब निराली वापस केबिन में पहुंची तो वहां विशाखा और सिद्धार्थ मौजूद थे। वैसे तो निराली कोई हैरानी नहीं हुई उन्हें यहां देखकर, फिर भी उन्हें देखकर उनकी तरफ बढ़ गई। निराली, तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? तुम लोगों के पास काम नहीं है क्या? विशाखा, क्या सच में तुम्हारा परिवार था तो क्या तुम हम सबको छोड़ दोगी? क्या वो सच में अच्छे हैं, तुम्हारा ख्याल रखेंगे ना जैसे हम रखते हैं? वो सवाल पे सवाल पूछने लगी। उसकी इतनी जल्दबाजी में सवाल पूछने की कला देखकर तो आज वो दोनों ही दंग रह गए। अभी कोई कुछ जवाब देता उतने में ही वही दो लोग कैबिन का दरवाजा खोलकर अंदर आते और यही सारे सवाल फिर से करते हैं। निराली, हाँ वो मेरा बायोलॉजिकल परिवार है और मुझे परेशान करना किसी के बस की बात नहीं। और फैमिली अच्छी है, इसलिए मेरी फिक्र मत करो। और मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे का सकती हूँ? मैं हफ्ते में कुछ दिन यहाँ तो कुछ दिन वहाँ रह लूँगी। उसकी बात पर अब को राहत की सांस आती है। निराली, उन्हें पता नहीं है कि मैं इस कंपनी की ओनर हूँ और पता भी नहीं चलना चाहिए। तुम दोनों, कार्वी और करण के तरफ इशारा करके, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? कार्वी, वो भाई को किसी का कॉल आया था। इतना कहते हुए कार्वी ने विशाखा की तरफ देखा तो सब समझ गए और विशाखा हड़बड़ा गई। करण, ऐसा कुछ नहीं है। सिद्ध, कैसा नहीं है? हमने तो कुछ कहा ही नहीं। क्यों विश? उसकी बात पर विशाखा ने कुछ नहीं कहा। निराली, ठीक है, आज रात को घर पर मिलेंगे, चलो अपने अपने काम पर जाओ। कार्वी, अब अगर हम यहाँ आ गए हैं तो क्यों ना लंच पर चले? विश, ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। करण और सिद्ध, हमें भी नहीं। अब सब निराली की ओर देखने लगे। सबको अपनी तरफ देखता पाकर निराली उन्हें घूर कर देखती है, पर उसका उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फाइनली निराली एक लंबी सांस छोड़ती है। निराली, ठीक है, चलो जगह डिसाइड कर लो। विशाखा, हाँ ठीक है, मैं जगह बुक कर देती हूँ। इतना बोलकर वो वहाँ से दूसरी तरफ आ जाती है जिस तरह कार्वी बैठी हुई थी और वो जगह चूज करने लगे। दूसरी तरफ पूरा भार्गव परिवार वापस भार्गव परिवार के विला में आ चुका था। घर आकर सबने गीतांजलि को इस बारे में बताया। ये जानकर गीतांजलि यानी दादी को एक धक्का सा महसूस हुआ। उनकी घर की राजकुमारी बाहर कैसे रही होगी, वो भी एक अनाथ आश्रम में। आखिर कितनी मिनटों के बाद भार्गव खानदान में बेटी पैदा हुई थी। जब काशवी जी ने और सुप्रिया जी ने मिलकर उन्हें निराली के फोटो दिखाए तो बहुत खुश हुई। उसकी आंखें बिल्कुल उन पर गई थी। उन्हें वो बिल्कुल अपनी सी लगा। उनके दिल में ये सोचकर कि वो कैसे पली होगी, कितनी मुश्किलों का सामना किया होगा, जब बीमार हुई होगी तो किसी ने पूछा भी होगा या नहीं, ऐसे कई सवालों से उनका दिमाग भर गया। विश्वनाथ भार्गव, दादाजी आप चिंता करें। गीता, दादी जी, जब हमारी बच्ची हमारे घर आएगी तो हम उसे हर वो खुशी देंगे जिसकी वो हकदार है। हम उसकी हर ख्वाहिश को सर आंखों पे रखेंगे और उसे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देंगे। इतना प्यार देंगे, इतना कि वो अपने सारे कल और बुरे समय को भूलकर सिर्फ खुशियों से घिरी रहे। आदित्य भार्गव, निराली के पापा, बिल्कुल जो हुआ वो तो हम बदल नहीं सकते हैं, पर जो आने वाला कल है उसे हम उसके लिए सितारों से भरना पड़े तो जरूर भरेंगे। काशवी भार्गव, निराली की माँ, और सुप्रिया प्रताप सिंह, निराली की बहू, और हम उसके लिए शॉपिंग करेंगे। सुप्रिया जी, हाँ भाभी, बहुत कुछ लेना है। अच्छे अच्छे कपड़े, रूम डेको, परफ्यूम, मेकअप, स्किन केयर, ज्वेलरी, टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज, इलेक्ट्रॉनिक्स और उसके पसंद के खाने की चीजें। काशवी जी, हादी अपने हाथों से बनाकर खिलाएंगे बच्ची को। निराली के दोनों भाई तो ऑफिस गए होते हैं और उसके कसीम भाई कॉलेज चले गए होते हैं और मौसाजी भी अपने काम से चले गए थे। वही उनकी बात सुन रही सारिका को अब अपनी इम्पोर्टेंस ना के बराबर लग रही थी। उसे इस समय काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसका मन कर रहा था कि चिल्ला चिल्ला कर कहे कि वो उनकी बेटी है, भार्गव खानदान पर सिर्फ उसका हक है, सिर्फ वही एक राजकुमारी है, वे आश्रम में पली बहन जी नहीं। पर वो फिर भी भूल रही थी कि वो निराली की ही जगह थी। क्या निराली का भार्गव परिवार में आना उसका सही फैसला होगा या गलत?
क्या सारिका के इरादों और नफरत के बारे में जान पाएगा भार्गव परिवार? कैसी होगा निराली और उसके बच्चे हुए फैमिली मेंबर से उनकी मुलाकात? चैप्टर 15 इश्क मर्ज क्या है? अब तक आपने देखा कैसे निराली और उसके दोस्तों के बीच बाहर लंच पर जाने का प्लान बनाता है, और वो बाहर जाने के लिए एक नई जगह ढूंढ रहे थे जो कि उन्हें कुछ फ्रेश स्टार्ट दे सके, और ये काम काशू और विश कर रहे थे। थोड़ी देर में वो एक ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट प्लस आर्ट गैलरी थी, एक अच्छा यूनिक रॉयल आर्किटेक्चर था और खाने में इंडिया के अलग स्टेट का क्यूजीन भी शामिल था, इसलिए उन्होंने उसी में लंच के लिए जाने को सोचा और वो पांचों ही एक कार में चले गए। कार अभी फिर से विश ही ड्राइव कर रही थी, उसे ड्राइव करना बहुत पसंद था। उसकी बगल वाली सीट पर करण बैठा था और पीछे निराली विंडो साइड में बैठी थी, बीच में काशू और दूसरी तरफ सिद्धा बैठा था। सिद्धा को छोड़कर सब लोग एंजॉय कर रहे थे और बेचारे असिस्टेंट अभी भी काम कर रहा था। तभी निराली का फोन बजा। निराली, हाँ सारी तैयारी हो गई, उधर से कुछ कहा गया। निराली, हाँ ठीक है। उसके बाद उसका चेहरा सीरियस हो गया और तभी उसके चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ गई और फिर से गायब हो गई। थोड़ी देर में गाड़ी एक शानदार रेस्टोरेंट के सामने आके रुक गई। पांचों बाहर आ गए, पीछे उनके बॉडीगार्ड की टीम भी थी। बाकी सब बाहर आगे, पांचों दिखने में काफी कमाल लग रहे थे। विश ने एक ब्लैक कॉर्पोरेट वर्ल्ड सूट पहना हुआ था, डायमंड ज्वेलरी, रिस्ट वॉच पहनी हुई थी, आंखों पर ब्लू शेड्स पहनी थी, उसके बाल एक पोनी टेल में बंधे हुए थे और पैरों में पेंसिल हिल पहनी हुई थी। कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। कल सुबह चले जाएंगे है घर जहां, कल सुबह बोले जो भी बोलेगा जहां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, 100 तरह के रोग ले लूं। इश्क का मर्ज क्या है, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। बाहों को बाहों में दे दे तू जगह, तुझसे तो 2 पल का मतलब है मेरा। तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है, तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, 100 तरह के रोग ले लूं। इश्क का मर्ज क्या है। कल सुबह तक झूठा वाला प्यार करें, कल सुबह तक झूठी बातें चार करें। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। कल सुबह चले जाएंगे है घर जहां, कल सुबह बोले जो भी बोलेगा जहां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, 100 तरह के रोग ले लूं। इश्क का मर्ज क्या है, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। बाहों को बाहों में दे दे तू जगह, तुझसे तो 2 पल का मतलब है मेरा। तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है, तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। कल सुबह तक झूठा वाला प्यार करें, कल सुबह तक झूठी बातें चार करें। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। कल सुबह चले जाएंगे है घर जहां, कल सुबह बोले जो भी बोलेगा जहां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। बाहों को बाहों में दे दे तू जगह, तुझसे तो 2 पल का मतलब है मेरा। तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है, तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है, तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है।
कल सुबह तक झूठा वाला प्यार करें, कल सुबह तक झूठी बातें चार करें। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ष क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। कल सुबह सोचेंगे जो आज रात किया, कल सुबह गिन लेंगे सारी गलतियां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। कल सुबह चले जाएंगे है घर जहां, कल सुबह बोले जो भी बोलेगा जहां। तू मेरा अभी हो जाना अजनबी, फिर हम मिलेंगे ना कभी। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ष क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। बाहों को बाहों में दे दे तू जगह, तुझसे तो 2 पल का मतलब है मेरा। तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है, तेरे जैसे ही मेरा भी दिल खुदगर्ज सा है। तू कहे तो जान दे दूं, कहने में हर्ष क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। 100 तरह के रोग ले लूं, इश्क का मर्ज क्या है। चैप्टर 16 महंगी वाइन। बाद में करण बाहर निकला और अपना हाथ विश की तरफ बढ़ा दिया। करण ने अपने प्रोफेशन के हिसाब से एक वाइट शर्ट पहनी हुई थी और ब्लैक पेंट। उसका लॉयर का कोट अंदर गाड़ी में ही रखा हुआ था। उसने रेयर डायमंड वॉच पहनी हुई थी, बाल जेल से सेट किए हुए थे और काफ़ी अच्छे से कोम किए हुआ भी था। और ब्लैक कलर बूट भी उसके। उनकी वॉचेस और ग्लासेस दोनों ही कपल सेट थे, इसलिए करण के ग्लासेस भी ब्लू थे, बिल्कुल विश की तरह। विश और करण साथ में मेड फॉर ईच अदर। उसके बाद कारवी उतरी। उसने एक फैशनेबल ब्लू कलर का बहुत ही प्यारा ड्रेस पहना, फिर भी वो बहुत ज़्यादा बॉसी लग रही थी। उसने डायमंड नेकलेस के साथ, डायमंड ब्रासलेट के साथ डायमंड इयररिंग्स पहने हुए थी। उसके बाल एक खूबसूरत पोनी में बने हुए थे और सिल्वर हिल्स डाले हुए थे। उसके बाद सिद्धार्थ बाहर निकला। उसने नेवी कलर का ब्लू शर्ट पहनी थी, नीचे ग्रे पैंट्स पहनी थी। उसके हाथ में एक सिल्वर डायमंड वॉच थी और पैरों में लेदर बूट्स जो कि ब्राउन कलर के थे। उसके बाल ब्राउन थे और बारीक कटे हुए थे, वो काफ़ी अच्छे थे, वो काफ़ी डैशिंग लग रहा था। आखिर में निराली की बारी थी। निराली ने एक रेड कलर का प्रोफेशनल सूट पहना हुआ था। उसके हाथ में करोड़ों की प्लेटिनम वॉच थी। उसके कानों में डायमंड की नाजुक सी इयररिंग्स थी जो कि ज़्यादा गौर करने पर नजर आती थी। उसने लेदर के ब्लैक बूट्स कैरी किए थे और ब्लैक ग्लासेस में वो काफ़ी बॉसी और पावरफुल लग रही थी। सबसे ज़्यादा खास बात इस ग्रुप की ये थी कि इस ग्रुप के लोग काफ़ी यंग लग रहे थे, बिल्कुल कुछ अभी ग्रेजुएट हुए तो कुछ अभी भी कॉलेज में लग रहे थे। फिर भी सब प्रोफेशनल अटायर में थे और काफ़ी पावरफुल और बॉसी लग रहे थे। जबकि यहाँ आने वाले ज़्यादातर लोग या तो अमीर बाप की जवानी चढ़ी हुई औलादें होती थी या फिर एजड बिजनेस पर्सन और प्रोफेशनल्स, कुछ स्ट्रगलिंग कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव्स और कुछ फैमिलीज थी जो यहाँ आना अफोर्ड कर सकती थी। मगर ये लोग अपने कॉलेज टाइम में ही काफ़ी सक्सेसफुल लग रहे थे। वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स की तरह ही थे, या शायद उन लोगों ने खुद को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन किया है कि वो अभी भी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स लगे। उन्हें देख बहुत सारे लोगों को जलन होने लगी थी। सब लोग बिल्कुल किसी फैशन शो में मॉडल द्वारा किए गए वॉक की तरह अंदर चले गए। उन्होंने अपने लिए एक प्राइवेट रूम बुक किया था। सब लोग जाकर वहां बैठ गए। सबने एक कार मेन्यू में ऑर्डर करना शुरू कर दिया। इस ग्रुप के जेंटलमैन होने के नाते करण ने और सिद्ध ने सबके ऑर्डर किया। जब वेटर ऑर्डर लाने के लिए जाने वाले थे तभी कारवी खड़ी हो जाती है। कारवी, आज हम कितने दिनों बाद ऐसे बाहर एंजॉय कर रहे, वाइन मंगना कंपलसरी है। कोई कुछ कहता या उसे रोकता उससे पहले ही फिर से वो वेटर की तरफ देखकर कहने लगी, 2 बॉटल सबसे महंगी वाइन। उसकी बात सुन वेटर हैरान हो जाते हैं। वो सोच में पड़ जाते हैं, ये बच्चे जानते भी है कि यहाँ की सबसे महंगी वाइन की बॉटल कितने की है। आखिर अमीर हो या ना, लोगों को ये सुनना पसंद नहीं होता। वो सब करण की तरफ देखने लगे। आखिर वो उस ग्रुप में सबसे बड़ा लग रहा था और उनका सोचना था कि शायद वही पेमेंट देगा। जब उनकी बात का मतलब सबको समझ आया तो निराली को छोड़कर सबको थोड़ा थोड़ा गुस्सा आ गया। आखिर जवान खून था, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में रहकर अगर डिप्लोमेसी नहीं सीखी तो क्या सीखी। करण, मेरे लॉ फर्म का काम हो चुका है और मैं अब वापस नहीं जा रहा। आज मेरा कोई इम्पोर्टेंट केस नहीं है तो मैं पीना चाहता हूँ। और बाकी सबके ओपिनियन के लिए सबकी तरफ देखने लगे। विशाखा, वैसे तो अभी कंपनी का वर्किंग टाइम है और ऐसा भी नहीं है कि मेरा काम खत्म हो चुका है, लेकिन कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते मैं थोड़ा एडवांटेज उठा सकती हूँ। मैं पीना चाहती हूँ।
जब उस वेटर ने सुना कि ये अभी यूनिवर्सिटी में लगने वाले बच्चे वाइस प्रेसिडेंट और लॉ फर्म के सीईओ है तो वो क्या करे। कार्वी, मेरा इस हफ्ते का पूरा कलेक्शन डिज़ाइन हो चुका है, वर्क भी ऑलमोस्ट पूरा है, इसलिए मैं भी पूरी फ्री हूँ। सिद्ध, मैं और निराली नहीं पी सकते, इसके बाद एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसकी बात सुन सब बस ना में सिर हिला देते हैं और निराली की तरफ उसके फैसले के इंतजार में देखने लगते हैं। ये देखकर तो वो वेटर और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि निराली उनमें सबसे छोटी, शांत और मासूम लग रही और बेइंतहा खूबसूरत भी। आखिर ये कौन सी उल्टी गंगा बह रही थी जो उनके उड़ा रही थी। जब कार्वी ने देखा कि निराली ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया तो उसने निराली का हाथ पकड़ लिया। कार्वी, निराली बता जल्दी, मुझसे वेट नहीं हो रहा। निराली, तुम चारों पी सकते हो। फिर उसने सिद्ध की तरफ देखकर कहा, मैं मीटिंग अकेले संभाल लूंगी। उसकी ऐसी बात सुन सिद्ध ने जल्दी से अपनी गर्दन ना में हिला दी। सिद्ध, नो वे, ये मेरा काम है जो मैं करूंगा। निराली, इट्स अन ऑर्डर, आई एम योर बॉस। सिद्ध, लेकिन अभी नहीं हो। निराली, नो आर्ग्यूमेंट्स। कार्वी, हाँ तो अब तय रहा। इतना कहकर वो निराली के गालों पर किस कर लेती है और दूर होकर वेटर की तरफ देखकर है, लेकर आवो पर 2 नहीं 3 बॉटल। उसकी बात और हरकत पर सब लोग चौंक जाते और वेटर तो यहाँ से अब जल्द से जल्द भागना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे इतने परफेक्ट या इमेजिनरी वर्ल्ड से आए लोगों को देखकर उनसे कोई गलती हो। सिद्ध, अभी तो तूने 2 कहा था, अब 3 क्यों। कार्वी, तब मैंने सिर्फ खुद को और भैया को गिना था, और विश थोड़ा बहुत ले लेगी भाई के साथ, सोचा था मैं एक लूंगी दूसरी ये बांट लेंगे, लेकिन अब तो तू भी है और मैं रिलेशनशिप में तो भी किसी के साथ शेयर नहीं करूंगी। उसकी बात सुन सबना में सिर हिला देते हैं। सिद्ध, ओके ले लो। उसकी बात पर वो वेटर जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वो हैरान तो थे और उन्हें अभी भी शक हो रहा था कि ये इतनी महंगी वाइन खरीद पाएंगे या नहीं, पर वो खुश भी थे। आखिर उन्होंने एक साथ 3 बॉटल सबसे महंगी वाइन बेची थी जिसका उन्हें बोनस मिलता, और जितना इन लोगों ने पैसा खर्चा था उस हिसाब से सर्विस पसंद आने पर टिप भी अच्छी मिलती। ये सोचकर वो जल्दी से 2 तरफ बढ़ जाते। एक खाना लाने जाता है तो एक उस वाइन की बॉटल्स को खुलवाने मैनेजर के पास चला जाता है। क्या होगा टली होने के बाद यहाँ हंगामा, क्या चल रहा है निराली के दिमाग में। चैप्टर 17, अमीर लोग। अब तक हमने देखा निराली और उसके सारे दोस्त लंच पर एक नए रेस्टोरेंट में आए हैं जहां उन्होंने अपने लिए लंच ऑर्डर किया और उसके साथ अच्छी क्वालिटी की वाइन भी जिसका ऑर्डर किया था जो वेटर लेने गए थे। तब तक सब फिर से अपना काम लेके बैठ गए। विशाखा अपने फ़ोन में ईमेल्स चेक कर रही थी, वहीं निराली वहां लगे सोफे पर बैठकर अपने लैपटॉप में डॉक्यूमेंट्स चेक कर रही थी। सिद्ध भी अपने लैपटॉप में मीटिंग की प्रिपरेशन चेक कर रहा था। करण साइड में खड़ा होकर फ़ोन कॉल पर फर्म की अपडेट्स ले रहा था, तो वही कार्वी टैबलेट पर अपने वर्क और डिज़ाइन को इम्प्रूव कर रही थी। कुछ समय बीतने के बाद दरवाजे पर नॉक हुआ तो करण, जो दरवाजे के थोड़े पास ही था, उसने अंदर आने की परमिशन दे दी। कुछ 2 से 3 वेटर खाने का सामान लेकर अंदर आए तो इतनी शांति और उन सब लोगों को इतना बिजी देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि उनके देश का यूथ इतना जिम्मेदार और समझदार कब बन गए। करण ने जब वैसे खड़े देखा तो उसने फ़ोन पे कहा, करण ठीक है, अब बाकी की चीज़ों ख्याल तुम रख लो, ई होप की फर्म में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद वेटर की तरफ देखकर कहा, करण आप टेबल पर खाना लगा सकते हैं। टेबल पर सिद्ध के लैपटॉप के अलावा कुछ नहीं था तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। उन्होंने खाना लगा दिया। खाने में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं था पर फिर बहुत कुछ था। मलाई कोफ्ते, दाल बाटी चूरमा, पराठे, राजमा चावल, खिचड़ी, छोले कुलचे, भजिए, पुटू, इंडियापम, पायसम, बासमती चावल, कतरना पापड़, मसाला पापड़ इत्यादि। सब टेबल पर सज चुका था और लोगों ने इंडियन स्टाइल से हाथ धोकर खाना खाने बैठ गए। करण और विशाखा ने तो पहले ही मोबाइल रख दिया था और एक दूसरे को सर्व कर रहे थे। वही अब निराली, सिद्ध और कार्वी ने अभी अपना इलेक्ट्रॉनिक्स बंद करके रख दिए और हाथ धोकर खाना खाने बैठ गए। इस बार भी सिद्ध ने कोशिश की वो दोनों लड़कियों को सर्व करे, वहीं निराली ने भी 1-2 चीज़ तीनों के प्लेट में सर्व करी। वही कार्वी तो अब खाना भी स्टार्ट कर चुकी थी, अगर जो खाना हो प्लेट में ना हो तो वो खुद ही ले लेती थी। बैकग्राउंड में एक प्यारी सी ट्यून बज रही थी और वो सब अपना खाना ख़त्म कर रहे थे। खाने में सबका कुछ ना कुछ पसंदीदा था जो उन्हें अपने घर, कल की या बचपन की याद दिलाता है। सब चुपचाप खाना खा रहे होते हैं। थोड़ी देर में उनका खाना खत्म हो जाता है
उन्हें यहाँ का इंडियन टेस्ट बहुत अच्छा लगा था और सर्विस भी अच्छी थी और जगह भी काफ़ी शानदार थी। थोड़ी देर में 2 वेटर 3 वाइन की बोतल ले आए। वो बहुत ज़्यादा खास पैकिंग में दिखाई दे रही थी। उसके नीचे बिल्कुल पारंपरिक तरीके थोड़ी घास बिछाकर फूल और पत्तियों और बाकी चीज़ों से भी सजाया गया था और बॉटल्स तो वैसे ही बहुत शानदार लग रही थी। उन्होंने टेबल पर एक एक कर बॉटल्स, ग्लास और आइस ट्रे सजाने लगते हैं। उसके बाद जब वो बॉटल खोलने वाले होते हैं तब अचानक हाथ दिखाकर विशाखा उन्हें रोक देती है तो वो विशाखा की तरफ देखने लगते हैं। विशाखा, बॉटल हम खोल लेंगे, थैंक यू। सब लोग उसकी बात सुनकर अपने अपने लिए एक बॉटल उठा लेते हैं। कारवी पुरी एक बॉटल खुद के लिए उठा लेती हैं, वही विशाखा एक उठा लेती है और सिद्ध एक। ये देखकर वो वेटर और हैरान हो जाते हैं। वो जानते थे कि ये एक बॉटल की लिकर से ही कितना नशा चढ़ता था। वो बहुत पुरानी स्ट्रॉन्ग है रेड वाइन थी। वो तो एक बॉटल खोलकर उन सब के लिए पैग बनाने वाले थे। उन्हें ये बच्चे 4 कदम नहीं 10 कदम आगे आगे दिख रहे थे। विशाखा ने और कारवी ने तो अपने चमचा के पिछले हिस्से से ही बॉटल ओपन कर दी तो वही जो एक ओपनर था उससे सिद्ध ने शालीनता से बॉटल ओपन की और 2 पैग बनाए। वही कारवी ने भी खुद से पैग बनाया पर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। उसे कोई नशा करने के लिए नहीं पीना था, उसे बस टेस्ट करना और एंजॉय करना था। उसी तरह सबके ड्रिंक्स कुछ लाइट ही थे। सिद्ध ने एक से ग्लास निराली की तरफ बढ़ा दिया और निराली ने भी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने अभी अभी ग्लास को छुआ नहीं था। लेकिन सिद्ध ने भी उसे कुछ नहीं कहा और अपने ग्लास से ड्रिंक करने के लिए उठा लिया। वही विशाखा ने ग्लास में वाइन डाली थी तो वही करण आइस डाल रहा था और उन चारों में हाथ में ड्रिंक ले ली और चेस करने के लिए बड़े। उससे पहले निराली की तरफ देखने लगे। करण, हाँ माना तुमने कहा था कि तुम नहीं पियोगी पर यह चेस तुम्हारे बिना अधूरा है, तो चुपचाप एक ग्लास ले लो, इसके बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। निराली ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप ग्लास लेकर चेस किया और सबके साथ पीने लगी। कारवी ने तो एक बार में पूरा ग्लास खत्म कर दिया। थोड़ी ही देर में सब पीकर टूल हो गए थे पर अभी किसी ने कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की थी। बस कारवी सीधा कंधे पर सर रखकर आराम कर रही थी। करण और विशाखा सब कुछ भूलकर एक दूसरे से चिपक कर बैठे थे। तभी वहां मैनेजर वहां दौड़ता हुआ आया और कहा, मैनेजर सॉरी, वो मुझे पहले ही आपको अटेंड करना चाहिए था। हमारे क्लब के नियम के हिसाब से अगर कोई भी इस लिमिटेड एडिशन की एक बॉटल भी खरीदता है तो उसे मुझे खुद अटेंड करना होगा और आपके लिए एक गिफ्ट हैम्पर भी होगा। पर एक्चुअली इस रेस्टोरेंट के मालिक आज आए हुए हैं तो मुझे उन्हें अटेंड करना पड़ा। ये सब वो एक सांस में बोल गया पर जब उसने सामने देखा तो पाया कि कोई भी उसकी बात सुनने को खास इंटरेस्टेड नहीं लग रहा था। कारवी की आंखें अभी भी बंद थी। वही करण और विश एक दूसरे में खोए हुए थे तो वही निराली अपने लैपटॉप में लायुना के साथ कुछ बात कर रही थी। बस सिद्ध ही था जो मैनेजर की तरफ शांति से देख रहा था पर उसे देख भी कहीं से नहीं लग रहा था कि वो मैनेजर की बातों में इंटरेस्टेड है। वही दूसरी ओर इसी रेस्टोरेंट के एक लेविश केबिन में 2 लड़के बैठे हुए थे। उनमें से एक लड़के ने दूसरे से कहा, पहला लड़का, ये कौन से अमीर लोग होंगे जो एक साथ तुम्हारे रेस्टोरेंट की लिमिटेड एडिशन की तीन लिकर बॉटल खुलवा दी और मैनेजर के वहाँ टाइम पर ना पहुँचने को लेकर कोई हंगामा भी नहीं हुआ। कौन होंगे ये लड़के? क्या कोई वास्ता है इनका और निराली के दोस्तों का? क्या होगा जब कल निराली जाएगी भार्गव मैंशन? चैप्टर 18 इन्फिल्ट्रेशन। निराली का मकसद। अब तक हमने देखा कि निराली और उसके दोस्त जिस रेस्टोरेंट में गए थे उसके मालिक भी वही आया हुआ था और उसके पास भी निराली और उनके इतने पैसे खर्च करने की बातें चल रही थी। अब आगे उस लड़के ने पहले लड़के की बातों का कोई जवाब नहीं दिया और निराली के ख्यालों में खोया रहा। हाँ, ये कोई निर्वाण सूर्यवंशी और आदित्य भार्गव थे। आदित्य ने निर्वाण को हिलाना शुरू कर दिया। आदित्य नीर नीर कहाँ खो गया? क्या हुआ है? कुछ हुआ है क्या? तू मुझे तो बता ही सकता है। उसके बार बार पूछने पर निर्वाण के मुंह से अचानक निकल जाता है, निर्वाण तुम्हारी बहन के इतना कहकर वो चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि उसने कुछ ज्यादा ही कह दिया। जब आदित्य उसका जवाब सुनता है तो हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि वो निराली की बात कर रहा है। वो भी अपनी बहन को निर्वाण के साथ देखकर खुश होगा। उसने एक्साइटमेंट में निर्वाण को देखा। आदित्य, अभी अभी तूने क्या कहा? निर्वाण, मेरा मतलब मैं सोच रहा था कि अपने लाइफ की इतनी बड़ी बात पता चलने पर भी वो कितनी शांत थी। उसको बात को बदलता देख आदित्य ना खुश हो गया।
आदित्य, मतलब तुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है तो कोई बात नहीं, तू रिया से शादी कर लेना, मैं निराली को नील से मिलाऊंगा। नील निर्वाण का छोटा भाई है। इतना सुनाना था कि निर्वाण को अपने आंखों के सामने नील और निराली हंसते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए दिखने लगे। ये इमेजिन करके उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। निर्वाण, सोचना भी मत। आदित्य, क्यों ना सोचूं? जब निर्वाण ने देखा कि आदित्य अब सुने बिना नहीं मानेगा तो उसने हार मानते हुए कहा, निर्वाण, हाँ पसंद करने लगा हूँ उसे। आज पहली बार देखकर ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार उसे देख रहा हूँ। मम्मी पापा और दादा दादी के जाने के बाद पहली बार ऐसा महसूस हुआ कि मैं भी किसी के करीब जाने की कोशिश करूँ। उनके जाने के बाद मैं किसी के भी करीब जाने की कोशिश नहीं की। जो लोग थे वो बहुत कम थे और अब उनमें ही मेरी दुनिया थी, पर आज सालों बाद किसी की दुनिया का हिस्सा बनने का मन कर रहा है। आदित्य, मुझे लगा था हल्का इंटरेस्ट या फिर अट्रैक्शन या पसंद होगी, लेकिन तू तो अभी से प्यार में पड़े हुए लोगों की तरह लग रहा है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा तुझे उसके करीब लाने की। वैसे तूने उसके बारे में इंफॉर्मेशन निकाली होगी, वो सिंगल है क्या? निर्वाण, हाँ वो काफ़ी इंटेलिजेंट है, 20 साल की उम्र में बिजनेस में ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और मास्टर के फर्स्ट ईयर में है। उसके कॉलेज से पता चला वो सिंगल है, मगर उसके ऑफिस से ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं निकाल पाए। आखिर वो अपने दम पे दुनिया की सबसे बड़ी ज्वेलरी डिजाइनिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी में जॉब कर रही है। वहाँ से किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन निकालना इतना आसान नहीं है, इसलिए आज तक उस कंपनी के बॉस की पिक से लेकर उसकी उम्र या वो कहाँ से कोई महिला है या कोई आदमी ये भी नहीं पता। आदित्य, हाँ ये भी है, कोई बात नहीं, मैं उससे ही पूछ लूँगा कि वो किसी को पसंद करती है या नहीं, वो भी पता चल जाएगा। निर्वाण, हम आदित्य चल, अब मैं चलती हूँ, बाद में मिलेंगे, जल्दी से घर चले जाओ, ज़्यादा टाइम तक मत रुकना, काम में ही गुम मत हो जाना। निर्वाण, हाँ तू भी आराम से जा, बी सेफ। आदि भी उसे बाय करके चला जाता है। दूसरी तरफ निराली के प्राइवेट रूम में जब वो मैनेजर नोटिस करता है कि यहाँ बैठे लोग कितने यंग हैं और इन्होंने कम से कम 1,50,00,000 की सिर्फ शराब पी है, खाने का खर्चा अलग, और अब इन लोगों को उसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। बस एक लड़का उसे फॉर्मेलिटी के लिए सुन रहा था क्योंकि शायद वो उसका अपमान नहीं करना चाहता था। तभी सिद्ध ने गर्दन हाँ में हिला दी। सिद्ध, कोई बात नहीं, ये एक नॉर्मल लंच था, कोई फॉर्मल ओकेजन नहीं। नॉर्मल लंच का खर्चा करोड़ों में आ गया था तो ओकेजनल कैसा होगा, ये सोचकर वहां का स्टाफ हैरान था। सिद्ध ने जब बिल भरना चाहा तो उसके ऊपर कार्रवाई के होने के वजह से बैलेंस बिगड़ने लगा, तो तभी उसने फिर से पकड़ लिया। निराली, कोई बात नहीं, तुम चारों विला जाओ, मैं बिल भर दूंगी और मीटिंग भी हैंडल कर लूंगी। उसकी बात सुन वहां के मैनेजर को चक्कर आने लगे थे। वो उनमें सबसे छोटी लग रही थी पर सबसे जिम्मेदार भी, वो ये करोड़ों का बिल चुकाने वाली थी। सिद्ध, बाय, जल्दी वापस आ जाना और मुझे इन्फॉर्म करना, मैं भी घर पहुंचकर इन्फॉर्म कर दूंगा। निराली अपना सर हाँ में हिला दी। उसने फिर करण और विशाखा को उठकर चलने को कहा। तभी कुछ 4 बॉडीगार्ड्स अंदर आ गए और उनमें से 2 उन चारों के साथ चले गए, 2 निराली के साथ रुक गए। निराली अपना एक कार्ड टेबल पर मेन्यू में रख दिया। निराली, कट ऑफ द बिल एंड कीप 10,000 एज टिप। उसकी बात सुन मैनेजर बहुत ज़्यादा खुश था, आज तो उसकी किस्मत चमक गई। फिर निराली वहां से बाहर निकलती है, तभी वो अपने पीछे आ रहे गार्ड्स की तरफ मुड़ती है। निराली, भास्कर वो यहाँ है जिसके बारे में पता करने को बोला था। एक गार्ड जिसका नाम भास्कर था। भास्कर, येस बॉस, वो यहाँ के ऑनर है और यहाँ अचानक से कोई सस्पिशियस गड़बड़ी हुई और उन्हें वो ठीक करने के लिए आना पड़ा। निराली, कहाँ पर है वो? भास्कर, बॉस ये विप फ्लो है, इसी फ्लो के वेस्ट साइड में उनका प्राइवेट एरिया जिसमें बड़ा लॉन्ज, स्विमिंग पूल, पार्टी हॉल, प्राइवेट रूम, कंट्रोल केबिन, ऑफिस और कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। निराली, ओके, और वो उस तरफ बढ़ जाती है। भास्कर नहीं जानता था कि निराली क्या करना चाहती है, क्यों करना चाहती हैं, वो इंसान कौन है। ना ही वो ये जान सकता था कि आखिर उनकी बॉस कब क्या और क्यों करती है। ये सेम बात कुणाल, जो कि निराली का दूसरा पर्सनल बॉडीगार्ड था, उसके दिमाग में भी चल रही थी। उनके ग्रुप में सबके अपने अपने पर्सनल बॉडीगार्ड थे। निराली कुछ देर में उस एरिया में इंटर कर जाती है जहां पर जाना कस्टमर के लिए मना है। निराली, तुम दोनों अभी यही रहकर पहरा दो, मैं अंदर जाती हूँ।
उसकी बात पर कुणाल और भास्कर ने बिना किसी आर्ग्यूमेंट के सर हिलाया। आखिर वो अपने बॉस के स्किल्स को लेकर किसी प्रकार के डाउट में नहीं थे, वो हर चीज़ में उनकी माँ अंडरस्को बाप थी। कुणाल और भास्कर, ओके बॉस। निराली अंदर चली गई। अंदर थोड़ा सा अंधेरा था, बहुत कम रोशनी थी। निराली गलियारे से होते हुए आगे बढ़ने लगी। क्या निराली निर्वाण से मिलने आई थी, या था कोई और मकसद? क्या वो पकड़ी जाएगी या हो जाएगी अपने मकसद में कामयाब? चैप्टर 19 स्वीट हार्ट। अब तक हमने देखा कैसे निराली अपने दोस्तों के साथ लंच करने के बाद उन सबको विल छुड़वाने का ऑर्डर देती हैं। उन्हें वहां से भेजकर वो अपने 2 बॉडीगार्ड के साथ रेस्टोरेंट के वीआईपी फ्लोर के राइट साइड, जहां पर सब कुछ ऑनर के अंदर आता था, उस साइड चली गई। उसके बॉडीगार्ड्स को वहीं पर पहरा देने को कहकर वो अंदर चली गई, जहां पर काफ़ी अंधेरा था, काफ़ी कम रोशनी थी। अब वो आगे बढ़ते रही। गलियारे के ख़त्म होते होते एक बड़ा सा हॉल लग रहा था। तभी उसे कुछ गोलियों की आवाज़ें एक तरफ से आने लगी। निराली भी सावधानी से उस ओर बढ़ने लगी। उसने देखा आगे एक तरफ एक बड़ा केबिन था, दूसरी ओर से लोग आ रहे और केबिन की तरफ गोलीबारी चल रही थी। वो इस तरह माहौल में काम करने के लिए ट्रेन थी, या यूँ कहूँ एक्सपर्ट थी। वो छुपते छुपाते बचते बचाते वहां उस केबिन में घुस गई। उसने देखा एक लड़का कैबिनेट के पीछे छिपकर उन गोलियों से बचकर हमलावरों को जवाब दे रहा था। लेकिन वो थोड़ा सा कमज़ोर और बेहोश सा होने लगा था, और लोग बहुत सारे थे और धीरे धीरे और ज़्यादा आ रहे थे। ये एरिया एक अलग ही तरीके से साउंड प्रूफ और सिक्योर था। किसी की गद्दारी की वजह से इसकी सिक्योरिटी भले ही थोड़ी गई थी, लेकिन साउंड प्रूफिंग अभी भी थी, इसलिए यहाँ होने वाली चीज़ों का रेस्टोरेंट में कोई असर नहीं होने वाला था। निराली धीरे धीरे पीछे से जाकर उस लड़के पास पहुंच जाती है। तभी उस लड़के को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, तो वो पलट कर निराली पर वार करता है, पर निराली को इस बात का अंदेशा हो जाता है और वो उसके वार को खारिज कर देती हैं। वो लड़का फिर से कोशिश करता, तभी उसकी नज़र निराली की नशीली चमक से भरी उन हरी आंखों पे चली जाती है और उनमें ही उलझ कर रह जाती है। तभी निराली उसे अपने गले से लगा लेती है। न जाने क्यों वो लड़का भी सुकून से उसके गले लग गया। निराली ने उसके हाथ से गन ली और उन लोगों पर धड़ाधड़ चलाने लगी। एक सिर्फ हेड शॉट लगा रही थी, लेकिन और लोग आते जा रहे थे। अगर वह अकेली होती तो वो इन सबको देख लेती, लेकिन उसके साथ निर्वाण भी था। जी हाँ, ये लड़का कोई और नहीं, निर्वाण सूर्यवंशी ही था। निराली ने नॉवेल पढ़ी थी, उसके हिसाब से आज ये हादसा निर्वाण के साथ होने वाला है, जिसमें वो बच तो जाता है लेकिन गंभीर रूप से जख्मी भी हो जाता है। वो खुद को बचाने के लिए यहीं पर बने एक सीक्रेट अंडरग्राउंड रूम में चला गया था, लेकिन तब वो बहुत घायल था। लेकिन आज निराली की वजह से ऐसा नहीं था। नॉवेल पढ़ने के वजह से निराली को वो जगह और सीक्रेट पासवर्ड दोनों पता थे, इसलिए वो आसानी अंदर आ पाए और अंदर आकर एक दीवार के सहारे निर्वाण को खड़ा कर फिर से अच्छे से लॉक कर दिया। अंडरग्राउंड में ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद थी। एक ओपन किचन और बेडरूम और बाथरूम था, जिसे ट्रांसपेरेंट कांच की दीवारों से सील किया गया था। परफेक्ट एक बैचलर लड़के का सीक्रेट अड़ा था। निराली जाकर निर्वाण को बेड पर सुलाने लगती है, पर निर्वाण उसे भी खींच लेता है। वो निर्वाण के ऊपर जाकर गिरती है, उसके होठ निर्वाण खुली गर्दन पर जाकर चीख जाते हैं। दोनों की ही बॉडी में अलग सी सेंसेशन होने लगती है। निर्वाण तो होशों हवास में था ही नहीं, वही दूसरी और निराली सोचने लगी कि अभी भी हुआ क्या था। निराली को जब होश आता है तो वो उठकर बैठ जाती है और खड़ी होकर कुछ पल के लिए निर्वाण को देखने लगती है। निर्वाण बिल्कुल निर्दोष लग रहा था। निराली अपना सर झटक कर उठ जाती है, उसके जूते निकालती है और उसे के ऊपर कंबाल ओढ़ाने की कोशिश करती है, पर निर्वाण उसे हाथ पकड़ खींचने की कोशिश करता है, पर निराली इस बार वो तैयार थी, इसलिए वो खींच नहीं पाता और वो उसे सुलाने की पूरी कोशिश करती है। फिर भी निर्वाण सुन नहीं रहा था। निर्वाण पा पानी पानी। निराली अभी लेकर आती हूँ, रुको, इतना कहकर ओपन किचन की तरफ बढ़ जाती है और वहां से एक ग्लास पानी जग से निकलकर जल्दी जल्दी निर्वाण के पास वापस लौटने लगती है। जब वो वापस आती है तो उसके हाथ से ग्लास छूटते छूटते बचता है और वो हैरान हो जाती हैं, क्योंकि सामने का नज़ारा ही ऐसा था। निर्वाण शर्टलेस था, उसने और खुद को होश में रखने की कोशिश कर रहा था। वो कहाँ है ये देखने की कोशिश कर रहा था। निराली की आंखें तो उसकी मस्कुलर बाइसेप्स को निहारने में लग गई। उनसे होते हुए उसकी नज़र उसके 8 पैक एब्स से फिसलने लगी, उनसे होते हुए उसकी वी शेप कमर तक पहुंच गई। उसे अपने कान जलते से महसूस हुए, उसके नाक से खून आने जैसी फीलिंग होने लगी और चीक्स रेड पड़ने लगे। निर्वाण फिर से इधर उधर देखते हुए पानी पानी कहने लगा।
तो निराली ने उसके पास जाकर वो ग्लास पकड़ा दिया, लेकिन निर्वाण ठीक से पानी नहीं पी पा रहा था। तो निराली ने ग्लास को हाथ लगाया, उसे पानी पिलाने लगी। पानी पिलाकर उसने ग्लास साइड में रखा और निर्वाण को बेड पर बिठाया, पर निर्वाण उसका हाथ छोड़ ही नहीं रहा था। तभी निराली को निर्वाण के मन की बातें सुनाई देने लगी। निर्वाण, क्या ये मेरी स्वीट हार्ट है? नो नो निराली, मेरे पास क्यों होगी? और ड्रीम गर्ल, ये तुमने क्या किया? अब जहां देखूं वहां तुम्हारा ख्याल है। उसकी मन की बात सुन निराली हैरान हो गई थी, क्योंकि ओरिजिनल नोवेल में निर्वाण को निराली से पहली मुलाकात में प्यार नहीं होता है, बल्कि आज के दिन हुए अटैक की वजह से वो काफ़ी दिन बाद मिलते हैं, जिन दिनों में निराली के दिल में पहले ही मैन लीड के लिए फीलिंग्स आ गई थी और बाद में निर्वाण को निराली के लिए फीलिंग्स आई थी। इसलिए निराली निर्वाण की सेफ्टी के लिए और निर्वाण के साथ वक्त बिताने के लिए उसके दिल में घर करने के लिए वो आज यहाँ थी, लेकिन वो तो पहले ही निर्वाण के दिल में थी। कैसे? चैप्टर 20 सपना या हकीकत। अब तक आपने देखा कैसे निराली निर्वाण को लेकर उसी रेस्टोरेंट में बने एक सीक्रेट रूम में लेकर जाती है, उसे ठीक से सुलाने की कोशिश करती है, पर वो नहीं मानता और पानी की डिमांड करता है। निराली उसके लिए पानी लेकर आती है और उसे पिलाती है। तभी निराली को निर्वाण के मन की बातें सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि उसके दिल में ऑलरेडी उसके लिए फीलिंग्स आ चुकी है। पर वो इस बात से वो हैरान थी, क्योंकि असली नॉवेल में निर्वाण को निराली के लिए फीलिंग्स बहुत बाद में आई थी और निर्वाण निराली का सीनियर था, जबकि अभी निराली उसके साथ ही मास्टर करने वाली थी। और इस हमले में घायल होने की वजह से निर्वाण और निराली के बीच का इंटरेक्शन डिले हो गया था, लेकिन इस बार उसने निर्वाण को बचा लिया था और वो अभी उसके साथ थी। अब आगे वो इस बात से खुश थी कि निर्वाण के मन में पहले से ही उसके लिए फीलिंग्स आ गई थी। शायद उसे पहली मुलाकात में पहली नज़र का पहला प्यार हो गया था और हिसाब से निराली को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए वो मन ही मन खुश तो थी, पर इसके पीछे के कारण को जानने में उत्सुक भी थी। वो अभी ये सोच ही रही थी, तभी निर्वाण एक बार फिर उसे अपने ऊपर खींच लेता है। निर्वाण का एक हाथ निराली की कमर पर था और दूसरा हाथ निराली के गालों पर था। वो आंखों में कुछ फीलिंग्स लिए निराली को देख रहा था। निर्वाण, ओह नो स्वीट हार्ट, यू आर मैकिंग मी क्रेजी। तुमसे जब से मिला हूँ तुम में ही खो गया हूँ। कब तक सिर्फ सपनों में आवोगी और सपनों में है मेरे करीब रहोगी? पर चिंता की कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुम्हें अपनी जिंदगी में भी लेकर आऊँगा। वही उसकी बात सुन निराली की धड़कनें बढ़ने लगती हैं, आंखें चमकने लगती है, जिसका एहसास उसे भी नहीं होता। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ जाती है। वही उसकी वो मुस्कान देखकर निर्वाण उसकी तरफ और अट्रैक्ट होने लगता है। उसके गालों पर रखा हाथ के अंगूठे से उसके होठों पर रब करने लगता है। वही उसकी छूवन के एहसास से एक बार फिर निराली सिहर उठती हैं। निराली को तभी अपने होठों पर निर्वाण के होठों का स्पर्श महसूस होता है। उसे महसूस कर पहले तो निराली हैरान रह जाती है, पर जब उसे अपने होठों पर पैशनेटली किस करने की वजह से बनने वाले प्रेशर का एहसास होता है, तो वो भी निर्वाण को किस बैक करने लगती हैं। उसका साथ पाकर निर्वाण किस को और पैशनेट बना देता है। जो हाथ निर्वाण का निराली के गालों पर था वो अब उसकी पीठ पर घूम रहा था और दूसरा पहले की तरह ही उसकी कमर को सहला रहा था। निराली ने आज रेड कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, जिसका रेड कलर का कोट निकाल दिया था और अब वो धीरे धीरे उसके वाइट कलर की शर्ट के बटन खोल रहा था। वही निराली को इस बात का एहसास नहीं था, वो तो पूरी तरह निर्वाण की छूवन और खुशबू में खोई हुई थी। उसका एक हाथ निर्वाण के गले में लिपटा हुआ था, तो कभी उसके खुले सीने पर चल रहा था और एक बालों में घूमते हुए उसके सर को सहला रहा था। वो भी उसे सेम पैशन के साथ किस कर रही थी। थोड़ी ही देर में निर्वाण ने निराली के शर्ट के सब बटन खोल लिए थे। निर्वाण और निराली की किस वक्त के साथ और पैशनेट होती जा रही थी। कुछ समय बाद निर्वाण की सांसें भारी होने लगी और उसे थोड़ी ही सही पर सांस लेने तकलीफ होने लगी, लेकिन निराली के साथ ऐसा कुछ नहीं था। ये देखकर वो हैरान था, लेकिन फिर उसने सोचा कि उसके सामने सचमुच में थोड़ी निराली थी, वो तो उसका सपना था। वही उसके ख्याल सुन पा रही निराली को उस पर बेहद हंसी आ रही थी, पर ऐसा इसलिए था क्योंकि निराली किसी भी सिचुएशन में सर्वाइवल की एक हार्ड ट्रेनिंग से गुजरी थी। वो बिना सांस लिए पूरे 12 मिनट तक रह सकती थी और पानी में भी सांस ले सकती थी, इसलिए उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा।
निराली ने निर्वाण होठों को आज़ाद कर दिया। निर्वाण जोर जोर से लंबी सांसें भरने लगा। उसके साथ जो सांसें निराली ने रोक के रखी थी उसे छोड़ वो भी उसी तरह से सांसें लेने लगी। निराली ने अपना सर निर्वाण के माथे से लगाया और कुछ पल वैसे ही ठहर गए, मगर जोर जोर से सांसें लेने की वजह से निराली और निर्वाण की चेस्ट आपस में टकराने लगी और इसके साथ निर्वाण जो खुद को खुद पर कंट्रोल पा रहा था और पहले ही होश में नहीं थे वो अपने होश खोने लगा। उसने निराली जो उसके ऊपर गिरी हुई थी उसे वैसे ही गोद में लिफ्ट किया और उसको गोद में लेकर तकियों के सहारे बैठ गया। निराली का पैर अब निर्वाण एक तरफ था तो और दूसरा निर्वाण की दूसरी तरफ, और निर्वाण ने एक झटके में निराली का वाइट शर्ट निकालकर फेंक दिया। अब उसके सामने निराली एक वाइट स्लीवलेस क्रॉप इनर में थी जो एक तरह से वाइट कपड़ों के अंदर पहना जाता है। उसकी लंबी ग्लासी गर्दन निर्वाण के सामने थी। उसके गोरी और फ्लैट बेली और अट्रैक्टिव नोवेल भी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पलों के लिए तो निर्वाण फ्रिज होकर उसे देखता ही रह गया। उसके दिमाग में जैसे बम ब्लास्ट हो रहे हो कि आखिर कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। उसे अभी अपना ये कोई हसीन सपना लग रहा था जिस पर उसका कोई बस नहीं था। कभी कभी तो वो खुद को मन ही मन अपनी स्वीट हार्ट के लिए ऐसे सोचने पर डांट भी देता, और ये सब निराली भी अपनी पॉवर के बदौलत सुन रही। उसने निराली के दोनों पैर से होती है। ये सब सुनकर उसे भी निर्वाण पर प्यार आ रहा था। जब निराली ने निर्वाण को कहीं खोए हुए पाया तो उसने शरारत करते हुए अपने हाथों को निर्वाण के शर्टलेस सीने पे फिराने लगी। उसका ऐसे करते ही निर्वाण की सांसें भारी होने लगी और निर्वाण की पकड़ निराली की कमर कसने लगी। अपना ऐसा असर होते देख निराली ने एक और कदम आगे बढ़ाया और अपने होंठ निर्वाण के सीने पर रख दिए, और ये महसूस होते ही निर्वाण की सांसें तमसी गई। वही रुकने की जगह निराली निर्वाण के सीने पर नॉन स्टॉप किस करने लगी। बाइट छोड़कर वो सब कुछ रही थी, लीक और सक भी, जिससे निर्वाण के मुंह से हल्की हल्की सिसकियां निकलने लगी। उसने निराली को अपने गोद में उठा लिया और उसका लोवर उतार दिया। निराली अब ब्लैक इनर और ऊपर वाइट क्रॉप टॉप में थी। निर्वाण ने अपनी वी शेप कमर के आसपास निराली के दोनों पैरों को अपने आजू बाजू कस के लिपटा लिए। क्या होगा जब निर्वाण को होश में आएगा? क्या निर्वाण को पता चलेगा निराली का हकीकत में उसके पास होने का, या बन के रह जाएगा एक ख्वाब?